देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने साथ जुड़ने वाले तमाम मेहमानों का, अपने दर्शकों का, पब्लिक के मंच में जुड़ने वाले मेरे साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो दर्शकों की राय के आधार पर ही चलता है। दर्शक ही तय करते हैं कि कैसे और किस मुद्दे पर बहस देखना है। दर्शक ये बताते हैं कि इस विषय पर हम बहस देखना चाहते हैं और उनकी पोलिंग के आधार पर, उनकी वोटिंग के आधार पर ही हम बहस के विषय का फैसला करते हैं। आज आपने जो बहस का विषय चुना है वो बहुत मौजू है क्योंकि मामला चीन के साथ जुड़ा हुआ है। क्या है ये मामला? बॉर्डर से बाजार तक चीन की चालबाजी का सच क्या? 65% लोगों ने इसे वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। चीन एक बार फिर से हिमाकत कर रहा है। चीन ने जो लद्दाख सेक्टर है उसके पास जो दौलत बेग ओल्डी से कुछ दूरी पर सड़कें और पक्का कंस्ट्रक्शन बनाना शुरू कर दिया है। यह इलाका सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और भारत और चीन में इस बात पर सहमति बनी थी कि जो इलाके विवादित हैं या जिन इलाकों पर सवाल अब भी खड़े हैं उन इलाकों के बारे में न कंस्ट्रक्शन होगा न किसी तरह के परमानेंट स्ट्रक्चर खड़े किए जाएंगे। चीन ऐसा कर रहा है। यही नहीं, उत्तराखंड के बाराहोती इलाके में चीन की जो घुसपैठिया ब्रिगेड होती है वो न केवल घुसी बल्कि उत्तराखंड में आकर उसने एक चौकी को, एक पुलिया को भी तोड़ दिया। सवाल है ऐसे में चीन का क्या किया जाए? इसी विषय पर बहस करेंगे और इस बहस को मेरे साथ न केवल जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट, जाने माने डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट आगे बढ़ाएंगे बल्कि पब्लिक के मंच के मेरे 4 साथी भी जुड़ेंगे। लखनऊ से तेजस्विनी सिंह जुड़ेंगी, सिद्धार्थ भोपाल से जुड़ेंगे, अलका सिंह दिल्ली से जुड़ेंगी और नीतीश व्यास मेरे साथ बेगमगंज मध्य प्रदेश से जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं क्या है भारत और चीन के फ्रंट पर नया डेवलपमेंट और कैसे चीन ने दुनिया पर आर्थिक मंदी का संकट गहरा दिया है। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे मिशन लद्दाख पर हैं। उनका दौरा इसलिए भी सबसे अहम है क्योंकि गलवान जैसे हालात फिर न हो, इसके लिए भारत और चीन में वार्ता चल रही है। मगर चीन की असल मंशा क्या है उसकी पोल सैटेलाइट तस्वीरों ने खोल दी थी। भारत के सबसे ऊंचे हवाई क्षेत्र दौलत बेग ओल्डी से महज 24 किलोमीटर दूर देवसांग मैदानों तक जाने वाले तियान वेडियन राजमार्ग के पास चीन कंस्ट्रक्शन करा रहा है। फौजी मूवमेंट को आसान बनाने के लिए एक सड़क भी चौड़ी कर रहा है। ये इलाका सामरिक रूप से जितना अहम है उतना ही संवेदनशील भी, जहां चीनी ट्रूप्स की मौजूदगी के दावों ने तनाव को बढ़ा दिया था। साजिशें सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख के फ्रंट पर नहीं, उत्तराखंड की ओर चीन ने हिमाकत की थी। चीन की घुसपैठिया पलटन उत्तराखंड के बाराहोती में सरहद लागने की हिमाकत की और चीनी सैनिकों ने एक पुलिया को भी तोड़ दिया था। इन हथकंडों से चीन भारत को उकसा रहा है। यही वजह है कि गुरुवार को सेना प्रमुख ने दो टूक कहा, As far as another neighbor is concerned, we have an outstanding border issue. We are again well prepared to meet any misadventure that may occur. अब देखिए चीन में मैन मेड क्राइसिस की वो तस्वीरें जिसने उसका असली चेहरा बेनकाब कर दिया। अंधेरे में डूबे चीन के तमाम शहर की ये तस्वीरें देखिए। जिस मुल्क को मैन्युफैक्चरिंग हब होने का तमगा हासिल है वहां इन दिनों पावर कट से 60% प्रोडक्शन गिरा है। इससे सप्लाई चेन टूटने का खतरा बढ़ गया है और दुनिया में मंदी की चुनौती भी। तो इस साल विश्व के जिन 10 अरबपतियों की संपत्ति सबसे तेजी से गिरी उनमें से 6 चीन के हैं। सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रैंड दिवालिया होने की कगार पर है। कंपनी पर $300 बिलियन से ज्यादा की देनदारी है जिसे चुकाने से कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। इस कदम से ग्लोबल मार्केट को बड़ा धक्का लगा है। भारत में स्टील, मेटल और आयरन का निर्माण करने वाली कंपनियां अपना 90% माल चीन को बेचती हैं। इसमें भी एवरग्रैंड सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। चाइना के विश्व विस्तारवादी, आधिपत्यवादी, अवसरवादी और उपनिवेशवादी चरित्र को ध्यान में रखते हुए भारत हर तरीके से अपने आप को तैयार कर रहा है। विस्तारवाद पर अकड़ दिखाने वाला चीन अंदर ही अंदर खोखला हो चुका है। देश की बहस में चर्चा करेंगे कि क्या ये ग्लोबल मार्केट के खिलाफ चीन की गहरी चाल है और क्या कोरोना के बाद एक और बड़े खतरे की ओर दुनिया को धकेल रहा है।
तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, क्या चालबाज चीन के खिलाफ न्यू इंडिया की पॉलिसी सही है? यस या नो में आप जवाब दे सकते हैं। कार्यक्रम में अंत में हम देश के बहस के दर्शकों का जवाब दिखाते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे डाउनलोड करना बेहद आसान है। आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर भी वोट कर सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है, आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप करें। सीधे अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट दीपक वोरा जी जुड़े हुए हैं। 3 दशक से ज्यादा का उनके पास डिप्लोमेसी का, कूटनीति का अनुभव है। मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा जुड़े हुए हैं, जाने माने रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं, कूटनीति मामलों के विशेषज्ञ हैं। मेरे साथ गुरदीप सप्पल साहब जुड़े हुए हैं, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे पास गुरु प्रकाश पासवान जी जुड़े हुए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, जो कि लेफ्ट के नेता हैं। मेरे साथ मोहम्मद अली शाह जुड़े हुए हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और फौज में भी रह चुके हैं। मैं सबसे पहले दीपक वोरा जी के पास चलूंगा। दीपक जी, दो हरकतें चीन की मैं आपकी नजर में लाना चाहूंगा। तियानवेंडियन राजमार्ग पर उसने जो कंस्ट्रक्शन किया, और दूसरा उत्तराखंड में जो कुछ दिनों पहले घुसा और वहां पर एक पुलिया तोड़कर चला गया। क्या जताना और क्या साबित करना चाहता है चीन, जब हमारी पीस टॉक्स ऑलरेडी चल रही हैं? आभारी हूँ कि आपने ये मौका दिया चौरसिया साहब आपके कार्यक्रम में शरीक होने का, और बाकी जो विशेष मेहमान आपके हैं उन सब से सीखने का भी एक मौका है। कल 2 अक्टूबर को हम वर्षगांठ मना रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की, दुनिया में कहा जाता है अहिंसा के ये देवता थे। इन्होंने कहा था सच्चाई से बड़ी कोई चीज नहीं होती। दूसरी तरफ उनका नेशनल आइकॉन एक व्यक्ति है जो कहता था कि जो ताकत है वो आती है बंदूक की नली से। 2 मानसिकताओं का अंतर देखिए। आपने ये भी देखा है किस तरह से चीन का जो ऑफिशियल मीडिया है उसने गाली दी है भारत की, बहुत बुरे शब्द इस्तेमाल किए हैं, लेकिन आपके प्रधानमंत्री ने कभी कुछ नहीं कहा चीन के बरखिलाफ। ये फर्क है। वो कहते हैं हम प्राचीन संस्कृति हैं, उनको संस्कृति के बारे में कुछ नहीं मालूम है, सभ्यता के बारे में कुछ नहीं मालूम है। सर, आपने अभी जो ये विषय उठाया कि चीन क्या चाहता है, हुई है पिछले 18 महीनों में। एक का जो इम्प्लीकेशन है वो ग्लोबल है, दूसरे का रीजनल है, और तीनों का बायलैटरल है। सबसे पहले तो आप जानते हैं चाइनीज महामारी पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया, आर्थिक व्यवस्था खत्म हो गई और चीन की पॉपुलैरिटी बिल्कुल नीचे गिर गई। रीजनल क्या हुआ कि साउथ चाइना सी में अपना उसने तेवर दिखाना शुरू किया, 2-4 झापड़ पड़े बात लोगों से तो खामोश होकर वहां बैठ गया है। तीसरा फिर गलवान घाटी में पिछले साल ये दिखाने के लिए कि मेरी बहुत ताकत है, मुझसे पंगा मत लो, वहां आया, 2 तमाचे पड़े, नाक टूट गए और वहां से दुम दबा के वो भाग गया। घबरा गया कि भारत ने ये क्या किया है, और पूरी दुनिया ने ये देखा किस तरह से भारतीय सेना में, और मैं जनरल सेना साहब को मुबारक देना चाहता हूँ, किस तरह से उन्होंने मुंह तोड़ जवाब को दिया। सब दुनिया बदल चुकी है, समय बदल चुका है। भारत ने सबसे पहले चाइनीज ऐप्स जो आप जानते हैं उन पर प्रतिबंध लगाए थे, और हम दूसरे इंपोर्ट सोर्सेज ढूंढ रहे हैं। अब पूरी दुनिया हमारे साथ चल रही है। जैसा आपने सही कहा, चीन अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने में माहिर है। ऑस्ट्रेलिया से बोला कि मैं आपसे कोयला नहीं मंगवाऊंगा, अब देखिए वहां पर ऊर्जा की कितनी गंभीर स्थिति है जो आपने बताया। अभी गोल्डमैन सैक्स का मैं एनालिसिस पढ़ रहा था, 44% वहां की आउटपुट अब घट जाएगी। पूरी दुनिया भारत की तरफ देखे तो चीन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मुझे मत भूलिए, मैं अभी भी रेलेवेंट हूं, मैं चाहूं तो अभी भी दंगा कर सकता हूं, लेकिन ये छोटी छोटी हरकतें करेगा, कोई बड़ा हमारे अगेंस्ट एडवेंचर नहीं करेगा। आखिरी में कहना चाहता हूं सर, भारत ने जो अभी हाल ही में रिफॉर्म्स किए हैं, पिछले 1 या 2 साल में ओपनिंग की है, पूरी दुनिया को बताने के लिए अगर आप चीन से हटना चाहते हो तो हमारे पास आओ। सर, बचपन में आप और मैं दोनों कॉमिक्स पढ़ते थे सुपरमैन की। अगर आज सुपरमैन आ जाए और जितनी विदेशी फैक्ट्री हैं चीन में सबको उठा के ले जाए, जैसे मेरू पहाड़ को भी उठाया था हमारे भगवान ने, तो अगर वो उठा के उसको और ढूंढने लगे कि कौन से देश में ये फैक्ट्रियां लगा सकता हूँ, केवल एक ही देश मिलेगा, उसका नाम भारत है। चीन ये जानता है, इसीलिए आज पूरी तरह बौखला गया। आपने एवरग्रांड कंपनी का जिक्र किया, ऐसी 10 कंपनियां और हैं जो डूबने वाली हैं।
क्या करेगा ये पिंग पोंग जो वहां का जनरल सेक्रेटरी है, पागल हो चुका है सर। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। वो इस तरह के इर्रेशनल एक्शंस करेगा, लेकिन कोई बड़ा एडवेंचरिज्म जब तक जनरल सिन्हा जैसे हमारे पास सिपाही हैं वो नहीं कर पाएगा सर। ठीक है, सीधे विवेक श्रीवास्तव के पास चलता हूं। विवेक श्रीवास्तव जी, आप भी ये मानते हैं द पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ गन? सत्ता जो है वो बंदूक की नोक पर आती है? नहीं, हम तो नहीं, जैसा चाइना मानता है। हम नहीं, हम तो देखिए, नहीं, चाइना मानता होगा। भारत की कम्युनिस्ट पार्टियां और जो लेफ्ट फ्रंट है, हमने 1950s में डिसाइड किया था कि क्रांति वोट के थ्रू लाएंगे, और उसी के थ्रू हमने जो अभी तक आई नहीं में भी आए, हमने कई राज्यों में रूल भी किया 35 साल, जो अभी तक आई नहीं देश में। तो पावर ऑफ द गन का यहाँ सवाल नहीं है। लेकिन दूसरी बात में, लेकिन आपके आदर्श तो वही है ना, पावर ऑफ गन वाले। अभी दीपक साहब की बात सुन रहा था। नहीं, हमारा आपके आदर्श तो वही है ना। हमारा आदर्श लेनिन है, हमारा आदर्श जो है, लेकिन स्थिति बदलती है। उस वक्त डेमोक्रेसी नहीं थी जब लेनिन थे। लेनिन ने जार को हटाना पड़ा, वो राजा था, साम्राज्य था। लेकिन हमारे देश में डेमोक्रेसी है। हम चुनाव लड़ करके लोगों को अपने व्यू पॉइंट और आइडियोलॉजी बता करके हम पावर में आ सकते हैं, और हम आए हैं। केरल में आज भी हैं, बंगाल में रहे हैं, त्रिपुरा में रहे हैं, मणिपुर में रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हमने यूपीए 1 को समर्थन दिया, हमारी वजह से केंद्र में सरकारें खड़ी हुई। तो ये देखिए, कहना कि पावर ऑफ द गन, ये एक डाइवर्जन है, इसमें मत जाइए। हालांकि दीपक जी जो भी बात कर रहे थे, जो डिप्लोमेट हैं, ये डिप्लोमेट की तरह कम बात कर रहे थे, और एक पॉलिटिकल नेता की तरह ज्यादा बात कर रहे थे। देयर वाज लेस ऑफ सब्सटेंस एंड मोर ऑफ नारेबाजी इन व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से। आपको ये मानना पड़ेगा आज, और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कोई चीन का समर्थक हूं। चीन एक सुपर पावर है, एक बाइपोलर वर्ल्ड है इस वक्त दुनिया में, जिसमें एक तरफ अमेरिका खड़ा है और एक तरफ चाइना खड़ा है। आप उसको विश्व में नहीं कर सकते हैं। नया भारत कहीं नहीं है। जब कोरोना यहां पे आया था तो रोना मीडिया में मचा हुआ था कि साहब चाइना की वजह से कोरोना हमारे देश में आया और लाखों लोग मर गए। और आज ये साहब यहां बैठ करके डिप्लोमेट साहब कह रहे हैं कि उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो पहले एक तरफ के हो जाइए, क्या कोरोना चीन की वजह से आया था या नहीं आया था? बिल्कुल आया था। देश में जो मृत्यु पूरी दुनिया कहती है हुई थी, या पूरी दुनिया कहती है वुहान लैब से निकला जी। तो अगर आया, पूरी दुनिया कहती है वुहान लैब से निकला। तो अगर आया था तो ये डिप्लोमेट साहब तो इतनी आसानी से उसे आप कैसे कह रहे हैं कि भाई चाइना कुछ है ही नहीं आज, और चाइना का कोई डिफेंस अस्तित्व नहीं है। चाइना को हम थप्पड़ मार देते हैं तो चाइना भाग जाता है। ये इस तरह की भाषा जो डिप्लोमेट आइए सुन लेते। जनरल सिन्हा, गलवान में हमने चाइना को थप्पड़ मारा कि नहीं मारा? और उत्तराखंड में जो बाराहोती में करके गया है, या जो वो तियानवेंडियन हाईवे पर कर रहा है, उसका भी जवाब भारत देगा कि नहीं देगा? दीपक साहब, सबसे पहले तो जो बोरा साहब हैं, जो शब्द के जादूगर हैं, और उनकी जो विश्लेषण इतनी सटीक होती है, और कितने शब्दों में वो कर गए। दूसरी बात जो विवेक जी कर रहे हैं कि देखिए, बोलते हैं कि अस्तित्व है कि नहीं। चोर उचक्कों की भी अस्तित्व होती है, गुंडे बमालियों का भी अस्तित्व होता है, मानता हूं, और सही कह रहे हैं। चोर उचक्के और उन बमालियों में चाइना का शुमार आता है, उसका नाम आता है, तो और पूरा विश्व एक लामबंद हो गया है। वो उन्होंने बाइपोलरिटी की बात, उनको ये नहीं पता होना चाहिए इस बाइपोलरिटी पूरी मल्टीपोलरिटी की बात जब पूरे विश्व में, और एक बहुत मल्टीपोलरिटी का एक वही जो शायद चाइना से भी ऊपर चला गया है आज की परिस्थितियों में। पूरे विश्व में पूरी आस यदि बंधी है किसी से, डिप्लोमेसी के ऊपर में, मिलिट्री के ऊपर में, इकोनॉमी के ऊपर में, लोगों के भविष्य के, क्लाइमेट चेंज जो लीजिए, डेवलपमेंट, भारत एक स्तंभ और इस मल्टीपोलरिटी का बहुत बड़ा। तो ये बाइपोलरिटी की जो कहानी बताई वो छोड़ दें। अब आता हूं मैं आपके सवाल का जवाब, जो आप बाराहोटी में हो रहा है, आप जो देख रहे हैं बाराहोटी में, वो हमारे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आप निगलेक्ट किए गए बुरी तरीके से। तवज्जो नहीं मिली आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अमेरिकन मीडिया ने मोदी साहब को और भारत को मेंशन नहीं किया उस विजिट में। कमला हैरिस ने आपको पाठ पढ़ाया कि ह्यूमन राइट्स को अपने देश में लागू करिए। अच्छा, सुन लीजिए ना उनके बाद। आपको नहीं टोका विवेक भाई, उन्होंने मीडिया के ढोल बजाने से मोदी साहब ग्रेट नहीं हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर बैरल ऑफ गन नहीं है ना, आप क्यों तान रहे हैं जनरल सिन्हा पर? देखिए, बैरल ऑफ गन नहीं है विवेक भाई, सुनिए ना जनरल सिन्हा की बात। फिर मैं गुरदीप भाई और गुरु प्रकाश जी के पास जाऊंगा, और अली शाह भी मेरे साथ हैं। लेकिन जनरल साहब, वी डिड नॉट गेट द ड्यू रिस्पेक्ट इन अमेरिका। अच्छा, सुनिए ना, हम चाइना की बात करते हैं तो आपको क्यों बुरा लगता है? अगर जनरल साहब चाइना की बुराई कर रहे हैं तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है, ये बताइए ना विवेक जी।
इसलिए गर्व नहीं होना चाहिए। अपने देश से प्यार करो। चाइना में क्या रखा है? आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। अच्छा सुन लीजिए, और जनरल सिन्हा की बात सुन लीजिए। मैंने सबसे पहले आपको मौका दिया, प्लीज जनरल सिन्हा की बात सुन लीजिए। अभी तक तो मैं दीपक जी के जो सवाल है उसका जवाब दे ही नहीं पाया हूं। देखिए, दीपक जी ने बोला बाराहोटी में क्या हुआ। बाराहोटी में यदि चाइना ने जरा भी किया है, वो हमारे टिट फॉर टैट करने आया था, ऐसे थप्पड़े लगेंगी। और जो आपको बताया गलवान और कैलाश रेंजर्स में जो तमाचे खाए हैं, जो उन्होंने मार खाया है, जो बीटिंग ली है, उनके पैंटों की ढील, पैंट ढीली नहीं, वो आज के दिन में मैं वो सब में नहीं गिरना चाहता। ये जो बैरल ऑफ द गन की बात करते हैं, बैरल उसकी तरफ मुड़ी हुई है। विवेक जी, यदि आप ये सुनेंगे कि क्या हो रहा है, मैं तो चाइना को बधाई देता हूं कि उन्होंने ये कार्रवाई की और भारत को मौका मिला। सेना प्रो अमेरिकन लाइन लेने से देश का भला नहीं होने वाला है। अरे छोड़ देने तो प्रो चाइना लाइन ले ले। अच्छा रुकिए विवेक भाई बहुत वक्त है, मेरे को सबका एक एक कमेंट ले दीजिए, बहुत वक्त है बहस के लिए। जनरल सिन्हा पूरे टाइम भी जुड़े हुए हैं, आप भी पूरे टाइम जुड़े हुए हैं। जनरल सिन्हा कंक्लूड करिए प्लीज। मुझे गुरदीप भाई और गुरु प्रकाश जी और अली शाह के पास जाना। कंक्लूड करता हूं। आपने पूछा कि डेप्सांग प्लेन में जो वो बना रहा है, वो रिएक्शंस है हमारे, और मैं चाइना को बधाई देता हूं। मैं उसका शुक्रगुजार हूं कि उसने यह हिकामत की। हम वहां 2 बैटल ग्रुप के साथ बैठे हैं। हमारे पास आज कैपेबिलिटी है कि उसके कैराकोरम को पास को काट दे, उसके सी पैक को बर्बाद कर दे। ये हमारे, और मैं तो बधाई देता हूं चाइना को जो उसने किया है वेस्टर्न थिएटर कमांड में, और करने की हिम्मत करे। आने वाली दुनिया देखेगी कि क्या करता है भारत। और ये नहीं, इंडो पैसिफिक में, और इसके बाद आप देखिएगा कि इंडियन ओशन रीजन में पूरा जो है ना चाइना, अभी तो बता रहे थे हमारे दीपक साहब, जो उनकी आर्थिक उनकी जो दूसरी हालत है, ऐसा बत्ती बंद करेगा, चाइना भूल जाएगा कि हम भी जाकर के उनको बताएं। ठीक है, सीधे गुरदीप सप्पल जी के पास चलता हूं। गुरदीप जी बताइए, जो पिछले दिनों हुआ है, क्या आपको लगता है कि वो सरकार की नाकामी है जैसे चीन बिहेव कर रहा है? दीपक जी, मैं आपकी डिबेट बड़े गौर से सुन रहा हूं और मुझे बड़ा दुख हो रहा है उनके। हमारे घर में कोई आके तोड़फोड़ कर जाए और हम ताली बजा रहे हैं कि उसके घर में बिजली गुल है। यही कुल जमा इस डिबेट का सार है। सच ये है कि 15 महीने पहले भारत के प्रधानमंत्री ने पब्लिकली बोला कि ना कोई आया ना कोई गया। उसके बाद से 12 राउंड बातचीत हो गई भारत और चीन के बीच में कि चीन वापस अपने पोस्ट पे चला जाए। आखिरी बार अगस्त में घोघरा में वापस गए, और अभी भी चीन 3 जगह पे, हॉट स्प्रिंग PP-15 पे, डेमचौक में और डेप्सांग पे वापस जाने को तैयार नहीं है, अभी भी 15 महीने बाद, 16 महीने बाद। इस बीच में अभी बाराहती में आके वो आए, 100 लोग आए, तोड़फोड़ करके चले गए। बाराहती हमारा जो परसेप्शन एरिया है, परसेप्शन एरिया मतलब जहां पे वो भी आते थे, हम भी आते थे, लेकिन कभी भी ऐसे आकर सैनिक रूप से आकर सैनिक लेकर तोड़फोड़ नहीं की गई। आज 1 महीना हो गया, भारत सरकार ने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। बीजेपी के सारे समर्थक चुप बैठे हैं, पता नहीं कैसे राष्ट्रवादी हैं कि देश की सीमा के अंदर आके चाइनीज घुस गए और आप केवल बातों के खिलाड़ी हैं। और क्या किया है 1 साल में कि ऐप बंद कर दिए, ऐप बंद किए चाइना के साथ। इसी बीच में इसी 1 साल के अंदर व्यापार 68% बढ़ा दिया। चीन के साथ अब व्यापार कुलांचे मार रहा है, हर काम चीन के साथ कर रहे हैं व्यापार में, लेकिन ऐप बंद कर दिए क्योंकि लोगों को ऐप दिखाएंगे, लोगों को ये नहीं दिखाएंगे कि उसके साथ मुनाफे वाले व्यापार हम कितने कर रहे हैं। तो ये हमारी भारत सरकार की नीति है। 15 महीने से इस देश के प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हुई है कि चीन का नाम लेके बोले या देश को बताएं कि मैंने गलत बोला था और चीन के लोग बार बार आए हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते, बात पूरी करने दीजिए मुझे। और इस बीच में क्या हुआ है? इस बीच में उन्होंने मॉड्यूलर अपने कंटेनर बना लिए, कितनी जगह पे, वहां जिलगा में बनाए, पीहू में बनाए, हॉट स्प्रिंग में बनाए, चांगला में बनाए, काशीगोंग में बनाए, बांजा में बनाए, चुरुप में बनाए, और नए हेलीपैड बना लिए, नए एयर स्ट्रिप, होटन में, काशकर में, गरसुंगा में, लहासा में, शिगेटसे में। चाइना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रेसिवली बना रहा है। और हमारे यहाँ क्या है, कल ही आर्मी चीफ ने बोला, गौतम नवराने ने, कि हमारी डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो पिछले साल बनी थी 2020 में, जो सरकार ने बड़े जोर शोर से बनाई थी, उसको खारिज किया उन्होंने। भारत के आर्मी चीफ ने किया है। क्यों किया है? क्योंकि पिछले साल अप्रैल में आर्मी ने ये बोला कि लद्दाख एरिया में जो चीन का मुकाबला करने के लिए लाइट टैंक चाहिए। ठीक है। और 1.5 साल बाद टेंडर भी फ्लोट नहीं हुआ, टेंडर भी।
आप एक चीन एक का मुकाबला गुरजी भाई सब पॉइंट एक साथ मत बोलिए, 1.5 घंटे का डिबेट है हमारा। सब पॉइंट एक साथ मत बोलिए, 1.5 घंटे का डिबेट है हमारा। गुरुप्रकाश जी से जवाब ले लेते हैं। गुरुप्रकाश जी बताइए, उत्तराखंड में कैसे आकर चला गया और क्या कारण है कि प्रधानमंत्री ने आज तक चाइना का नाम लेकर कभी संबोधित नहीं किया और कभी ये नहीं कहा कि भाई चाइना ये ना करे वरना हम देख लेंगे। देखिए दीपक जी, ऐसा है कि गुरदीप जी बहुत ही संवेदनशील प्रवक्ता हैं और हम सब बहुत सम्मान करते हैं उनका, लेकिन कांग्रेस के लोग राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग आर्मी के शौर्य और पराक्रम पे प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहे हैं। ये सुन के आज देश ने राहत की सांस ली होगी। ये पूरा चाइना के साथ जो रायता है बॉर्डर पे, ये शुरुआत किसने की थी? 1962 हम भूल गए हैं क्या? आपने तो सड़क बनाया ही नहीं साहब कि सड़क बन जाएगा तो चीनी सोल्जर अंदर तक आ जाएंगे। आपकी ऐसी मानसिकता थी। पिछले 7 वर्षों में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जितने भी इन्वेस्टमेंट हुए हैं आप उठा के देख लीजिए। पहले क्या होता था? एनवायरमेंट का क्लियरेंस नहीं मिला। पहले क्या होता था? जीजा जी को टेंडर नहीं मिला, तब तो बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बनता था। आज आप देखिए, श्रीनगर हो, लद्दाख हो, ऑल वेदर रोड्स बनाए जा रहे हैं, ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, सेना को सुदृढ़ किया जा रहा है। हॉट स्प्रिंग का नाम लिया आपने, डेप्सांग का नाम लिया आपने, यथास्थिति बनी हुई है। आज भारत के केंद्र में ऐसी सरकार है जो आंख में आंख मिला करके देखती है और हर कुछ बोला जाए ये जरूरी नहीं है। बालकोट में बोल के किया क्या? उरी में बोल के किया क्या? आज भारत की सरकार का भरोसा है, भारत के लोगों को सरकार पर भरोसा है। इंटरनेशनल फोरम पे, यूनाइटेड नेशंस पे क्वाड खड़ा हुआ है और मैं आश्वस्त हूं कि गुरदीप जी को पता होगा क्वाड क्या है। यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, 4 लोकतांत्रिक राष्ट्र मिलकर के फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात कर रहे हैं। ये चीन जो इंडियन ओशन में एक दबंगई करता है, उसको रोकने के लिए लोकतांत्रिक तरीका कैसे हो? सुपर पावर आप हो सकते हैं, लेकिन आप डेमोक्रेटिक नहीं है। हम लोकतांत्रिक मूल्यों में निष्ठा रखते हैं, हम डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स में भरोसा रखते हैं, लेकिन लगातार आप बोलते रहिए। आपका लोकतांत्रिक तरीका ये है, आप दूसरों को नहीं बोलने देते हैं। यही इनके संस्कार है, आप बोलते रहिए, यही आपके संस्कार है, आप दूसरों को बोलने नहीं देंगे। लेकिन आज भारत की सरकार ऐसी है, भारत की सरकार ऐसी कि आंख में आंख मिला के देखेगी। आपकी तरह नहीं है कि 26/11 की तरह कोई भी पाकिस्तान से आ जाए और यहां लोगों की हत्याएं करके चला जाए। आज भारत की सरकार पराक्रमी है और आंख में आंख उठा करके जवाब देने का मादा रखती है। पाकिस्तान को आदर्श मुल्क मानते हैं, इसीलिए हमेशा आप पाकिस्तान की बात करते हैं। अरे आप चाइना को मानते हैं विवेक भाई, आप चाइना को मानते हैं ना आदर्श मुल्क, आप चाइना को आदर्श मुल्क मानते हैं ना विवेक भाई? आप चाइना को आदर्श मुल्क मानते हैं ना? रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता बैठ करके पाकिस्तान को रोल मॉडल करके बताएं साहब हमने पाकिस्तान के चक्के छुड़ा दिए। कहां बोला उन्होंने पाकिस्तान रोल मॉडल है? इकोनॉमिक सुपर पावर्स की बात करिए, ये तो मैं सुनता नहीं कभी। हर डिबेट में पाकिस्तान। अरे विवेक भाई बंदूक मत निकाल लेना प्लीज, डिबेट में बंदूक मत निकाल लेना, बैरल ऑफ गन मत दिखाना हमको। रुकिए एक मिनट, तेजस्विनी सिंह मेरी एक दर्शक लखनऊ से जुड़ गई है। तेजस्विनी क्या कहेंगी इन हालात पर? क्या भारत ठीक से टैकल कर रहा है चाइनीज एग्रेशन को? देखिए, आज से हम जब 14 साल पहले की बात करते हैं तब के अब के माहौल में काफ़ी बदलाव है और कुछ सकारात्मक बदलाव भी हैं, और जहाँ पे कमी आती है वहाँ लोग कहने से भी नहीं चूकते। मैं इस मामले में कहना चाहूँगी, मैं भी एक बीजेपी वोटर रही हूँ, लेकिन जहाँ पे जब हम ये बात करते हैं कि 14 साल पहले जो स्थिति थी हमारे देश की, तो उससे काफ़ी हद तक हम एग्रेसिव वे में इस मामले को टैकल कर रहे हैं। लेकिन हम जो एक ये शब्द बोला गया कि चाइना कमज़ोर है या भारत ज़्यादा मजबूत है, तो देखिए इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। एक विकसित और विकासशील देश दोनों अपने अपनी कैटेगरीज में खड़े हैं। हम एक विकासशील देश हैं और प्रोग्रेसिव कंट्री हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक विकसित देश से जब हमारा टकराव होता है तो उस दिशा में हमें थोड़ा और एग्रेसिवली और मजबूती से बड़ी नीतियों के साथ आगे आना चाहिए। ठीक बात बोली आपने तेजस्विनी, बिल्कुल ठीक बात बोली। सीधे अली शाह जी के पास चलता हूं और उसके बाद गुरदीप सप्पल जी के पास चलूंगा। अली शाह जी, जिस हिसाब से भारत टैकल कर रहा है, आप तो फौज में रहे, क्या ठीक है, उचित है, अनुचित है या कुछ और करना चाहिए? आपको क्या लगता है? जी, मेरे ख्याल से अभी तक जिस तरीके से भारत टैकल कर रहा है उचित है। अभी फिलहाल तो अभी और आगे की स्ट्रैटेजीज बनेंगी। और उससे पहले मैं ये बोल दूं कि अम्बेसडर दीपक बोरा साहब ने और जनरल सिन्हा साहब ने जो भी कहा, मैं इनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, बिल्कुल एकदम टू द टी। और विवेक भाई की मजबूरी मैं बिल्कुल समझता हूं, वो कम्युनिस्ट हैं, इसमें अपनी आइडियोलॉजी, अपनी लाइन वो टोक लेके चल रहे हैं। लेकिन मैं सबके फंडे क्लियर करने के लिए मैं एक छोटी सी बात संक्षेप में समझाता हूँ विवेक भाई। देखिए, बात ऐसी है कि 4 जुलाई 1914 में शिमला में एक हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई थी, जहां पे जब ब्रिटिश आर्मी थी वो और चाइनीज के लोग वहां पे आए थे और मुलाकात हुई।
उस टाइम पे शिमला पैक्ट साइन हुआ था, उस पे एक स्मॉल स्केल मैप और एक थिक लीडेड पेंसिल ली गई जिससे एक लाइन ड्रॉ की गई, वो थी इंडिया चाइना की बाउंड्री, ठीक है। और जो मैकमोहन लाइन थी वो भी वहां पे डिसाइड हुई थी। अब 3488 किलोमीटर स्ट्रेच का जो बॉर्डर है इंडिया चाइना का, वो एक परसेप्शन है। अब जाहिर सी बात है वही लकीर जो हमने कागज पे खींची थी, अगर हम ऑन ग्राउंड जाएंगे तो वही लकीर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर में जाएगी। एक लाइन तो नहीं है इंडिया पाकिस्तान की तरह, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, तभी वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, परसेप्शन हुआ। अब रही बात लद्दाख की, फिंगर 8 तक है, ठीक है। तो पहले हम पेट्रोल करें फिंगर 4 के आगे तक। अब देखिए बात ऐसी है, चीन ने कभी भी हमारा कोई भी पैक्ट का आदर नहीं करा है, चाहे शिमला पैक्ट हो, चाहे पंचशील पैक्ट हो, चाहे कुछ भी हो। अब जब दलाई लामा जब हिंदुस्तान में आए थे 80,000 फॉलोअर लेके, तब चीन को तब भी पेट में दर्द हुआ। तो जब उन्होंने मैक्लोडगंज में अपना घर जमाया, चीन को तकलीफ हुई। चीन को बार बार हमारे तकलीफ इसलिए है विवेक भाई, क्योंकि उनको वो कहते हैं कि ये मुल्क हमारा, इतना हिस्सा हमारा, इतना हिस्सा आप ना, वो हिस्सा पूरा हमारा है भाई, वो पूरा हिंदुस्तान का ही है, आपका है, हमारा है, उससे चीन को तकलीफ है। अब ऐसा मत बोलो अली भाई, विवेक भाई नाराज हो जाएंगे, ऐसा मत बोलो। 1962 से लेकर के ये देखो आ गए, मैंने बोला था ना विवेक भाई तुरंत बोलेंगे। 2014 तक कोई चाइनीज अग्रेशन नहीं हुआ इस मुल्क में। 1962 से 2014 तक देयर वाज नो चाइनीज अग्रेशन। ये सारे ड्रामेबाजी मोदी साहब के आने के बाद ही क्यों हो रही है? इट्स अ फेलियर ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। अच्छा, 1962 में क्या हुआ जी? के साथ अच्छे रिश्ते रखने चाहिए। एक मिनट आ रहा हूं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा साथ में पीसफुली रह सकते हैं, तो हम क्यों नहीं रह सकते हैं? हम क्यों लड़ रहे हैं कुत्ते बिल्ली की तरह? हमारी सोच क्यों नहीं इवॉल्व्ड है? इफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कैन लिव विद कनाडा, यूरोप के देश एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, तो हम क्यों नहीं रिजॉल्व कर रहे अपनी बॉर्डर डिस्प्यूट्स? और 2014 के पहले अग्रेशन क्यों नहीं था चाइनीज की तरफ से? 2014 के बाद ऐसा क्या हुआ इस लीडरशिप में? अली जवाब दीजिए। जनरल सिन्हा भी कह रहे हैं मुझे गुरदीप भाई के पास जाना है। विवेक भाई अपनी बात कह दी, अपनी बात कह दी। अली बताइए क्या 1962 से 2014 तक कुछ नहीं हुआ भारत चाइना के बीच में? नहीं, बहुत कुछ हुआ बल्कि। और चीन जो है वो 1962 में क्या हुआ, उन्होंने हमारी पीठ पे खंजर फोका, वो आए इंडी चीनी बाय बाय, इंडी चीनी बाय बाय। मेजर शैतान सिंह भाटी का तो नाम सुना होगा आपने। अब हम जिंदगी भर 1960s में नहीं रह सकते हैं, आगे मूव करिए। 1962 से 2014 मैंने आपको बोला, हमारे वॉर्स पाकिस्तान के साथ हुए, हमारे वॉर्स चाइना के साथ नहीं हुए। चाइना के साथ रिश्ते आपने बाद में खराब करे हैं। भाई एक बात सुनिए, पिछले साल 14-15 जून को गलवान घाटी में हमारे 20 नौजवान बहादुर सिपाही शहीद हुए थे। कर्नल बाबू, ठीक है, बिहार रेजिमेंट से थे, वो शहीद हुए थे। तब क्या हुआ था? तब चाइना हमारे मुल्क में घुस आया था, टेंट लेके, टेंटों में आया था बड़े। और सुनिए, और हमने जो 4 चोट की मार लगाई। अब 1979 में आप सिर्फ बीमारी के निशान देख रहे हैं, मैं बीमारी के सोर्स पे जा रहा हूं। बीमारी का सोर्स है, ऐसा क्या हुआ कि 2014 के बाद? अरे बाप रे, अरे मुझे डर लग गया। विवेक भाई रुक जाइए, मुझे गुरदीप सप्पल जी के पास जाना है, रुक जाइए। इस बहस को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन गुरदीप सप्पल जी, आरोप कांग्रेस पर भी लगता है कि कांग्रेस ने चाइना के साथ जानबूझकर ऐसी ना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया बॉर्डर पर, ना बाकी चीजें करी, और चाइना के लिए आपका जो रुख रहा वो हमेशा बड़ा सॉफ्ट रहा, बहुत सॉफ्ट रहा। और इसके चलते चाइना के बॉर्डर पर कोई डेवलपमेंट ही नहीं हो पाया, ना लद्दाख में हो पाया, ना अरुणाचल प्रदेश में हो पाया, ना हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर पाए। ये आरोप तो बीजेपी कई बार लगा चुकी है आप पर। दीपक जी, अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा, क्योंकि मैं ये बात कहना चाह रहा था। बीजेपी का राष्ट्रवाद जो है 2014 में जगा है। अभी 1962 की लड़ाई की बात बार की, इनमें से एक भी वक्ता ने यह नहीं याद दिलाया देश को कि 1962 की लड़ाई के बाद 1967 में 1967 में सिक्किम में भारत और चीन की झड़प हुई थी, नाथुला में और चोला में, जिसमें चीन को मुंह की खानी पड़ी थी, भारत जीता था। और उसके बाद 67 से लेकर 2017 50 साल तक चीन की हिम्मत नहीं हुई थी कि कोई झड़प करे। 50 साल तक। उस समय बीजेपी तो अस्तित्व में भी नहीं थी, जनसंघ कहीं दूर दूर तक सत्ता के पास भी नहीं थी। तो ये कहना कि 2014 में ये जागे हैं और उसके पहले देश टुकड़े टुकड़े हो गया था। देश 1947 में आजाद हुआ था। उसके बाद इस देश में अंग्रेजों के बाद
पुर्तगालियों को किसने भगाया था गोवा से? फ्रांसीसियों को किसने भगाया था पौंडीचेरी से? बांग्लादेश किसने बनवाया था? सिक्किम को भारत में किसने जोड़ा था? जो ये सब बातें भारत की, ये कांग्रेस के राज में तो हुई थी ना। ये कांग्रेस के राज में सेना ने लड़ाई लड़ी थी ना। उस समय की सेना के जो बलिदान को अगर आप नकारते हैं और केवल बीजेपी के मोदी जी की बात करते हैं, तो आप उन सैनिकों की बेइज्जती करते हैं, उनका अपमान करते हैं। दूसरी बात इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, ये भी पासवान जी को मालूम नहीं है, वो शायद तैयारी नहीं करते और उनकी पार्टी इस बात को छुपाती है उनसे खुद से। जब से मोदी सरकार आई है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपिटल आउटले डिफेंस बजट का यूपीए के टाइम में 16.5% था, इन्होंने घटा के 13.5% पे ले आए, 13.7 पे। 38% पैसा जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट था सेना का, 38% पैसा पिछले 7 साल में खर्च नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनकी तैयारी नहीं होती है। पिछले कितने सारे डिफेंस डील रद्द करने पड़े इस सरकार को, जो यूपीए के टाइम पे हो रहे थे। जो सबसे ऊंची सड़कें, जो सबसे ऊंचे एयर स्ट्रिप बने हैं, 2014 के पहले तो बने हैं। सवाल ये है कि भारत लगातार है, बहुत काम कांग्रेस ने किया था, कुछ काम मोदी सरकार भी करेगी, आने वाली सरकारें भी करेंगी, लेकिन ये कहना गुरु प्रकाश जी से जवाब ले लेता हूं। नहीं, चीन पे सॉफ्ट कैसे थे? 50 साल तक चीन चुप कैसे बैठा था? पर 1.5 साल से हर 2 महीने के अंदर आके भारत के अंदर आके हंगामा करके जाता है और प्रधानमंत्री चुप है। कौन है? जवाब ले लेते हैं गुरु प्रकाश जी से। गुरदीप जी जवाब ले लेते हैं। गुरु प्रकाश जी बताइए, 50 साल तक चाइना चुप रहा, लेकिन आपके राष्ट्रवाद के जागने के बाद चाइना हर 1.5 साल में, हर 1.5 महीने में परेशान कर रहा है। ये आरोप है कांग्रेस का। नहीं, देखिए यही सप्पल जी का अहंकार है कि पासवान जी नहीं जानते हैं। हाँ भाई, हम नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते, सब कुछ आप जानते हैं। हम तो देश देख रहा है ना, पंजाब में सब आप जानते हैं, देश देख रहा है छत्तीसगढ़ में सब आप जानते हैं। तो ये अहंकार और ये दंभ होना ठीक है कि कोई और कुछ नहीं जानता, सब आप स्वयं जानते हैं। पहली बात इसको ठीक करना चाहिए। 2008 भूल गए क्या? नहीं, 2008 भूल गए क्या आप? फिर आप बोल रहे बीच में, यही तो दिक्कत है। लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। कांग्रेस पार्टी में यही संस्कार है आपके, ये दुर्भाग्यपूर्ण यही संस्कार। अच्छा, एक एक करके बहुत अच्छी डिबेट चल रही है। आप में लोकतंत्र नहीं, ये पार्टी, ये कांग्रेस नहीं है, दूसरे को बोलने का मौका है। मैं कपिल सिब्बल नहीं हूं। देखिए, मैं कपिल सिब्बल नहीं हूं। अगर मैं कुछ बोल दूंगा तो मेरे घर के बाहर लोग नारेबाजी करने आ जाएंगे। मुझे डर लगता है भाई कांग्रेसियों से। हम कुछ नहीं जानते हैं। राम जेठमलानी के कपड़े आपकी पार्टी के फाड़े थे और उन्हीं को आपने मंत्री बनाया था। 5 हफ्ते मत बताइए, मुझे इतिहास बहुत मिलना चाहिए। पहली बात, 2008 में देख लीजिए आप। अब फिर बीच में अब आप थोड़ा सुनने का धैर्य रखिए ना। आपके नेता और आपके साथ यही दिक्कत है, आप सुनने का धैर्य नहीं रखते हैं। 2008 में राहुल गांधी किस कैपेसिटी में चाइना गए थे? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, विदेश मंत्री थे क्या? 2008 में राहुल गांधी जी जाते हैं वहां पे, एमओयू साइन करते हैं, सीक्रेट एमओयू साइन करते हैं। आपको तब नहीं बात आया। आज आतंकवाद हो, विस्तारवाद हो, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के, आपने नॉर्थ ईस्ट में, जम्मू कश्मीर में आपकी क्या पॉलिसी थी? लगातार 370 के माध्यम से इन्फिल्ट्रेशन वहां होता रहा। लगातार नॉर्थ ईस्ट में आपने ध्यान नहीं दिया, वहां सेपरेटिस्ट फोर्सेस टेंडेंसी मजबूत होती रही। आज पिछले 7 वर्षों में ये डेटा देख सकते हैं आप कि टेरर कैजुअलिटी हो, बॉर्डर इंफ्रिंजमेंट हो, उसमें कमी आई है। एनवायरमेंट के नाम पे, कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे, टेंडर के नाम पे आपने कुछ बनने नहीं। अरे आप तो इतने कायर थे, कि आप 62 आपको हिम्मत तक नहीं हुई कि आप नॉर्थ ईस्ट में सड़कें बना पाए, आप नॉर्थ ईस्ट में ब्रिजेस बना पाए। आपके मन में हमेशा ये डर था, आपके मन में हमेशा ये डर था कि चीनी दोबारा आ जाएंगे। इसीलिए अब भारत की सरकार और भारत की सेना शौर्य है और पराक्रमी है। हम पराक्रम के साथ आंख में आंख मिलाकर के देखेंगे और जवाब भी देंगे। अब चाइना का विस्तारवाद नहीं चलेगा। इंटरनेशनली हमारा रिकॉग्निशन है। क्वाड के माध्यम से हम हर लीगल फोरम पे लड़ाई लड़ेंगे, हर इंटरनेशनल फोरम पे लड़ाई लड़ेंगे। कोई सीक्रेट एमओयू साइन नहीं करेंगे जैसा राहुल गांधी जी ने किया था। पता नहीं किस कैपेसिटी में किया था, हजारों करोड़ रुपए लेकर के आए थे कांग्रेस पार्टी के थिंक टैंक के लिए, राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए। अगर यहां बोलने पड़ेंगे तो ये शो का समय कम पड़ जाएगा। चीन से पैसा लेते हैं, इसका जवाब मुझे देना करते है, हैं, चीन की कंपनियों का लेकर के आते हैं। आपके पास तो कोई नैतिक अधिकार नहीं है, कोई लोकल स्टैंडिंग नहीं है। लेकिन गुरदीप सप्पल जी, आप इसका जवाब भी दीजिए कि क्या आपने चीन से चंदा लिया, क्या सीक्रेट पैक्ट था? लेकिन आप ये भी रिकॉग्नाइज करिए कि यूनाइटेड नेशंस में चाइना की विस्तारवादी नीतियों की भारत ने न केवल खुली आलोचना की, बल्कि कहा करारा जवाब दिया जाएगा। यह भी एक हकीकत है। दीपक जी, पासवान जी जो है बहुत सारी तथ्यात्मक झूठी बातें बोलते हैं। अब मैं बताता हूं कि नवंबर 2014 में अमित शाह जी ने बीजेपी के एमपी एमएलए को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के स्कूल में, पार्टी स्कूल में ट्रेनिंग के लिए क्यों भेजा था?
19 जनवरी 2011 को गडकरी जी के नेतृत्व में 5 दिन की ट्रेनिंग चाइना में लेने क्यों गए थे कम्युनिस्ट पार्टी के साथ? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जनवरी 2009 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के पास अपना डेलीगेशन भेजकर अरुणाचल प्रदेश पे क्या बातचीत की थी, बताइए देश को। आप बताइए कि राजनाथ सिंह जब अध्यक्ष थे 2007 में, तो उन्होंने कहा था कि हमारे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ संबंध है, हिस्टोरिकल संबंध है और हम उनके साथ मिलकर काम करते हैं। क्यों बोला था? और बात की चंदे की, हजारों करोड़, पासवान जी 20 लाख रुपए उस समय जो सुनामी आई थी उसकी राहत के लिए एक चंदा आया था और वो भारत के नियमों के अनुसार था। दुनिया में जैसे और कंपनियां करती है वहां से भी कंपनियां, लेकिन मुझे आज आप चैलेंज है, आरएसएस के वो वेबसाइट पे था, वो राजीव गांधी फाउंडेशन की वेबसाइट पे वो 20 लाख रुपए का जिक्र था जहां से आपने उठाया, लेकिन आज आप बताइए कि आरएसएस के पास कितना चंदा आता है, उसके अकाउंट्स कहां हैं? आपके पास तो एक एक देश की एक एक पाई पर नजर है ना, तो आरएसएस के अकाउंट पे नजर क्यों नहीं है? क्यों नहीं देश को पता है आरएसएस के पास कितना पैसा आता है? और क्यों नहीं आपको यह पता कि पौने 2 लाख करोड़ का पिछले महीने ड्रग्स देश के अंदर आया, वो एक एक पैसा कहां गया? आप 20 लाख पर नजर रखिए, उसको 1000 करोड़ बोलेंगे और पौने 2 लाख करोड़ का ड्रग्स आपकी नाक के नीचे देश के अंदर आएगा, चाइना देश के अंदर घुस जाएगा। जवाब ले लेते हैं, मुझे एक्सपर्ट्स के बात भी जाना है। गुरदीप सब्बल जी, आरएसएस के लोग ट्रेनिंग लेने क्यों गए थे? क्यों आरएसएस की डेलीगेशन हर 2 साल में ट्रेनिंग लेने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में गया है? ये मुझे बताइए। जवाब ले लेते हैं, क्या आरएसएस का डेलीगेशन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में जाता है? बीजेपी वाले गए, इस पर क्या जवाब देंगे? बताइए गुरुप्रकाश जी ने डेलीगेशन क्यों भेजा? गडकरी जी ने डेलीगेशन क्यों भेजा? मुझे बताइए, क्या रिश्ता है आपका वहां? नहीं, ये इनको बोलने नहीं दीजिए, इनको अपना भड़ास, आप इनको अपना भड़ास निकाल लेने दीजिए। देखिए, आप चिल्ला चिल्ला के बोलने से सच झूठ थोड़ी हो जाएगा। ये देखिए ना, ये फोटो है, ये फोटो सब कुछ बयान कर रहा है। राहुल गांधी जी विदेश मंत्री हैं क्या? राहुल गांधी जी विदेश राज्य मंत्री हैं क्या? राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री हैं क्या? अमित शाह जी 2014 में विदेश मंत्री थे। लिया था, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, 2014 में विदेश मंत्री थे। कैपेसिटी में ये फोटो देखिए ना आप। अब फिर आप बीच में, सफल जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, सफल जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, आप बोलिए बीच में, इसमें डिबेट नहीं होता है। मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, सफल जी उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला था। सुन लीजिए उनकी बात प्लीज, गुरदीप जी उनकी बात सुन लीजिए। सुनना नहीं चाहते, यही तो दुखद है, यही दिक्कत है आपके पास। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी की, मेरा सवाल सिंपल सा है, देखिए कांग्रेस, दीपक जी हर 2 साल में क्यों गई है? पार्टी की ये संस्कार है, कांग्रेस पार्टी के संस्कार है, वो बीच में बोलेंगे ना। अरे वो कपिल सिब्बल को नहीं बोलने देते हैं। अरे आपने कपिल सिब्बल को नहीं बोलने दिया साहब, आपने कपिल सिब्बल को नहीं बोलने दिया, गुलाम नबी आजाद को नहीं बोलने देते। तो मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, मुझे तो आप नहीं बोलने देंगे, लेकिन फोटो झूठ नहीं बोलता है। आप देख लीजिए, ये फोटो है और देश को भी फोटो देखना चाहिए। 2008 में राहुल गांधी किस कैपेसिटी में गए थे? प्रधानमंत्री थे क्या? राष्ट्रपति थे क्या? आप जाते हैं वहां पे और अब फिर आप बीच में बोल रहे हैं। अरे थोड़ा तो लोकतंत्र का सम्मान करना सीखो आप, थोड़ा लोकतंत्र का सम्मान करना सीखो। आप बार बार बीच में बोलते हो। थोड़ा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रेस्पेक्ट करो। आप एक परिवार का महिमा मंडन करोगे, एक परिवार की परिक्रमा करोगे। आप देश की परिक्रमा करते, देश के सैनिकों की परिक्रमा करते तो समझ में आता। आप देखो यहाँ पे किसकी परिक्रमा कर रहे हो, आप पैसा ले रहे हो, यहाँ पे ये एमओयू साइन हो रहा है, राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा आ रहा है, लेकिन इसका जवाब आप नहीं देंगे। आपके पास इसका जवाब नहीं है। राजीव गांधी फाउंडेशन हो, रॉबर्ट वाड्रा हो, अब फिर आप कहते रहिए ना, नहीं इस प्रकार से नहीं होता है। लगातार अब देश में विस्तारवादी ताकतें नहीं चलेंगी। आप चाहे जितनी सीक्रेट एमओयू करना है आप कर लीजिए, आप करते रहिए। दीपक जी ये लगातार ये बोल रहे हैं ना, मैं अच्छा, दोनों ने अपने अपने जवाब दे दिए, दोनों ने अपने अपने काउंटर रख दिए। मुझे एक दर्शक के पास भोपाल जाना है, मुझे एक दर्शक के पास भोपाल जाना है। मेरे साथ जनरल बख्शी भी जुड़ गए हैं, सिद्धार्थ भोपाल से मेरे एक दर्शक। गुरदीप भाई, आप दोनों ने एक दूसरे को जवाब दे दिया है। सिद्धार्थ भोपाल से मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, क्या कहेंगे चाइना जो कर रहा है उसके ऊपर, और क्या भारत ठीक से टैकल कर रहा है उसको? जी बिल्कुल, ये जो भोपाल है, माफी चाहूंगा, चाइना है सर, लगातार विरोधी गतिविधियां कर रहा है जो कि बिल्कुल गलत है सर, जो कि और दरअसल दुनिया का जो ध्यान है वो भटकाना चाहता है। जो और जुगलबंदी जो है तालिबान और पाकिस्तान के साथ बिल्कुल कर रहा है, और इसकी जो लगातार कोशिश जो हो रही है दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए, और उसका कारण यह है कि वो बिल्कुल है, वो उसकी जो आर्थिक समस्या है वो बिल्कुल उसकी बिल्कुल बढ़ चुकी है। इस कारण से वो दुनिया को भटकाना चाह रहा है सर, उसका ध्यान जो है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, आपके लिए वक्त इतना था। सीधे जनरल बख्शी के पास चलता हूं, फिर बाकी एक्सपर्ट्स के पास चलूंगा, उनसे भी उनकी राय जानना है। जनरल बख्शी, मुझे बताइए, चाइना ये क्यों कर रहा है? क्या इसलिए क्योंकि उसकी आंतरिक हालत खराब है,
पावर कट्स उसके यहाँ हो रहे हैं, कई उसकी जो कंपनियां हैं फॉर्च्यून 500 में जो हैं वो लगातार डूबने की कगार पर हैं, उसके सामने मंदी का संकट है। क्या इसलिए चाइना जानबूझकर भारत पर एग्रेशन करके ध्यान बटाना चाहता है दुनिया का या अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का? ये 49 में चाइना पैदा हुआ था एज अ कम्युनिस्ट मुल्क। 50 में तिब्बत के ऊपर चढ़ाई कर दी, तिब्बत पे कब्जा कर लिया। उसके बाद तब से ये भारत की दुश्मनी इसकी तो अब जून में आ गई। ठीक है साहब, अब हालात ये है कि क्वाड के नाम से ये बहुत चिंतित हो रहा है। ये जो इसकी इकोनॉमी है वो डूब रही है। डेट क्राइसिस इसका दिनों दिन रात चौगुनी बढ़ा जा रहा है। ये बड़ा जो बबल था इकोनॉमिक वो अब बस्ट होने की कागार पे है। तो चिंतित है चीन और ये ध्यान बटाने के लिए अपने लोगों का कुछ ना कुछ ये करना चाहते हैं हमारे बॉर्डर के ऊपर। ये पाकिस्तान को ये उकसाना चाहते हैं कि तुम एसिमेट्रिक वॉर दोबारा जारी करो। याद रहे जब हमने पुलवामा के बाद बालाकोट में पाकिस्तान को ठोका था, हमारी एयर स्ट्राइक 80 किलोमीटर अंदर गई थी, उनके टेररिस्ट कैंप के धज्जियां उड़ा दी थी। तब कोई 24 महीने पाकिस्तान चुप रहा था। याद रहे जब 370 हटाया गया था, क्यों नहीं करी थी पाकिस्तान ने? चह करी लेकिन जमीन पे ढेला नहीं कर पाया था, क्योंकि डर रहा था कि करेगा तो फिर मार पड़ेगी। फिर चीन ने बोला मैं हूं ना, देखो मैं लद्दाख में चढ़ाया, देखो मैं ईस्टर्न लद्दाख पे दबाव डाल रहा हूं, तुम करो ना, रिज्यूम दी एसिमेट्रिक वॉर, प्रॉक्सी वॉर को दोबारा जारी करो। ये दूसरी बात है कि चीन को उल्टे बांस बरेली को पड़ गए साहब। उनके अगर हमारे 20 जवान शहीद हुए तो उनके तो 60 के ऊपर, 60 से 100 के ऊपर मारे गए। भारत के बॉर्डर पे जाने के नाम से धाड़े मारकर रोना शुरू करते हैं चीन के ये प्रिंसलिंग सिपाही। ठीक है साहब, तो ऐसे माहौल में अब चीन को लेने के देने पड़ सकते हैं। 41 साल हो गए साहब इस फौज को लड़े। ठीक है साहब, 4 साल की कंस्क्रिप्शन पे इसके सिपाही टेम्पररी भाड़े के पिट्ठू आते हैं। वो अपने खानदान के अकेले हैं प्रिंसलिंग, ना वो मरना चाहते हैं ना उनके माँ बाप चाहते हैं कि वो मारे जाएं। इसलिए साहब वो लोग बिल्कुल तिब्बत में और खासकर भारत की सीमा पे तो नौकरी नहीं करना चाहते। हमारे सरदारों, जाटों और राजपूतों से बहुत डरते हैं। वो 6-6 फुट के हैं और ये छोटे छोटे हाथापाई में तो ज्यादा ही पिटते हैं। अच्छी तरह पिटे थे गालवान में। ठीक है साहब, थर्राती है इनकी फौज, इसीलिए इन्होंने नया तरीका चुना लड़ाई। ये तो आज दिल्ली के बॉर्डर पे किसानों के रूप में बैठ के आंदोलन कर रहे हैं। हाँ, आप करा रहे हैं ना, आप करा रहे हैं। आपके जाट तो आज दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं सर। आप भी तो भाड़े के पिट्ठू नहीं करा रहे। पहले आप कंफ्यूज केस मत बनिए, पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए कि चाइना शक्तिशाली है या नहीं। हाँ, जब आपके यहाँ कोविड आता है तब आप चाइना पे डाल देते हैं कि साहब चाइना बड़ा शक्तिशाली है, बायो वारफेयर से मुझे हमला किया है हमारे देश तो पे। आप चाइना की लैब्स गिनाना शुरू कर देते हैं हमारे देश पे। तब जैसे गद्दार तो पहले तो डिसाइड कर लीजिए वो शक्तिशाली है या नहीं। आप इसी में क्लियर नहीं है। दूसरा, भारत की फौज को कभी कभार रूसी फौज से कंपेयर करो, कभी अमेरिकी फौज से कंपेयर करो। आप पाकिस्तान के ऊपर आपका लेवल ही नहीं बढ़ता। आपका लेवल पाकिस्तान के ऊपर कब बढ़ेगा? और कब जनरल बख्शी अमेरिकी फौज की बात करेंगे, रूसी फौज की बात करेंगे और उनसे कंपटीशन करेंगे। आप एक छोटे से पाकिस्तान को लेकर के जंपिंग जैक बने रहते हैं। फौज की धज्जियां पाकिस्तान के ऊपर सोचिए साहब। हाँ, 20 वर्सेस 60। ठीक है, 20 वर्सेस 60 एक्सचेंज रेट। 20 वर्सेस 60 विवेक जी बात तो कहां हुआ था? जनरल सिन्हा इसका जवाब देंगे। जनरल सिन्हा मुझे बताइए, जनरल सिन्हा मुझे एक बात बताइए। पहले तो डिसाइड कर लीजिए आपका कॉम्पिटिटर कौन है।
नहीं नहीं, हमारा कॉम्पिटिटर विवेक जी, हमारा कॉम्पिटिटर कोई नहीं है। जनरल सिन्हा, क्या हमारा कॉम्पिटिटर कोई है? फिर उसके बाद दीपक वोरा जी से मेरा सवाल होगा इकोनॉमी पर। तो यहाँ तो पाकिस्तान के खिलाफ ही नारे लगते हैं, सुनाई पड़ते हैं। अच्छा, आप जरा यहाँ तो हमारे फौजी सिर्फ पाकिस्तान से कंपटीशन करते हैं और तो कोई देश हिंदुस्तानी फौजी हो जाएगी। इनको जरा चुप कराइए। उसी आर्मी से जरा कंपैरिजन करिए, आर्मी से कंपैरिजन करिए, अमेरिकन आर्मी से कंपैरिजन करिए, चाइनीज आर्मी से कंपैरिजन करिए। जरा बताइए आप कोविड-19 सिर्फ पाकिस्तान, कोई नहीं, हम पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा करते हैं, हम पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा करते हैं। अरे भैया स्तर बढ़ाओ सर, एक के ऊपर एक नहीं। विवेक श्रीवास्तव जी प्लीज, विवेक श्रीवास्तव जी प्लीज, विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी, जनरल सिन्हा को बोलने दीजिए। जनरल सिन्हा, कब जा रहे हो? देखिए, पूछिए ये चीन कब जा रहे? ये चीन के चहेते। सर मैं तो टिकट भी देने को राजी हूँ, नहीं जा रहे वो। मैं तो टिकट भी देने को राजी हूँ बीजिंग तक का। भारत के चहेते हैं, भारत के चहेते हैं और इसीलिए भारत की गलत फॉरेन नीति को अपोज करते हैं। क्वाड पता भी है क्वाड क्या होता है? कौन सी सुपर पावर है ऑस्ट्रेलिया? क्या डिफेंस पावर है जापान? बताएंगे मुझे जरा। यहाँ अनपढ़ों की तरह बैठ करके क्वाड चिल्ला रहे हो। ऑस्ट्रेलिया कितना बड़ा देश है, क्या आबादी है ऑस्ट्रेलिया की, कितनी बड़ी डिफेंस है ऑस्ट्रेलिया की, इंडिया की। मेरे भाई बताएंगे जरा, आप ले लीजिए वहां के टुकड़ों में पलने वाले, वहां की जरा आप बता दीजिए साहब, ऑस्ट्रेलिया की क्या हस्ती है, क्या आबादी है, क्या आर्मी है, क्या होने जा रहा है उस टाइप से, कितने बड़े आपको मदद मिलेगी? जापान की क्या औकात है फौजी पैमानों में? कुछ भी नहीं है। 2-0 देशों को लेकर के क्वाड, अरे कुछ नहीं है क्वाड। What is nothing? You are just trying to become colony of Americans. क्वाड का आधार, What is quad? क्वाड का नाम जरा मुझे भाई साहब ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस के बारे में 4 महीने तो बता दीजिए। ऑस्ट्रेलिया खुद ही औरों पे डिपेंडेंट है। जापान की खुद का कुछ लेना देना नहीं रहा 1947 आपके घर की जापान के साथ टाई रोजी अप करके आप कूद रहे हैं। जापान के साथ खड़े चाइना के रोटी में पलने वाले लोग क्वाड इज अ यूजलेस थिंग। क्वाड की क्वाड इज अ यूजलेस थिंग। क्वाड से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। हाँ ठीक है, क्वाड के देश खुद विवेक श्रीवास्तव जी लगातार मत बोलिए प्लीज। विवेक श्रीवास्तव जी लगातार मत बोलिए। जनरल सिन्हा कंक्लूड करिए प्लीज। एक अच्छे डिबेट को ये खराब करने के लिए चाइना के कुछ टुकड़ों में पलने वाले इन लोगों को ऑस्ट्रेलिया की फौज का साइज बता दीजिए जरा। और सर ऑस्ट्रेलिया की फौज का साइज बता दीजिए जरा। जापान, अरे आपके पैंट के लंगोट से ज्यादा बड़ा है वो। आप जो बात करते हैं ना लंगोट वाले, आपसे लंगोट से ज्यादा बड़ा है ऑस्ट्रेलिया। आप क्या बात करते हैं? आपसे जो बात करनी चाहिए। अच्छा, व्यक्तिगत ना हो प्लीज, व्यक्तिगत ना हो। अलीशा, क्या क्वाड को डिसमिस किया जा सकता है? बताइए विवेक श्रीवास्तव जी को बताइए, क्या क्वाड को डिसमिस किया जा सकता है? वो डिसमिस कर रहे हैं। बाप की ताकत नहीं है कोई हाथ लगा ले तो। क्वाड का आधार आपको पता होना चाहिए। क्वाड का आधार मालाबार एक्साइज है। मुझे पता है 2 कमजोर देश हैं उसका आधार, एक ऑस्ट्रेलिया एक जापान, जिनकी अच्छा अलीशा विवेक जी लगातार नहीं प्लीज, 2 रनिंग कमेंट्री। अलीशा प्लीज जी। ये इनको पता नहीं कि क्वाड का आधार क्या है, इनको पता नहीं क्वाड है क्या। गुरजी भाई आ रहा हूँ आपके पास, देख लिया मैंने। जो आपको पता लगता है कि क्वाड के अगेंस्ट में जो आपको देता है पैसा की खिलाफ क्वाड के अगेंस्ट में बातें हैं। और क्वाड अभी जब देखिए दीपक जी प्लीज, यदि हमें बुलाते हैं तो इन नालायक को मत बुलाया। अच्छा व्यक्तिगत ना हो प्लीज। नहीं सर, सब सम्मानित गेस्ट हैं। विवेक श्रीवास्तव जी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। अलीशा जी नहीं होते हैं जनरल सिन्हा तो बिहेव करिए। अगर मैंने आपकी इज्जत उतार दी तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। कोई पॉइंट होता नहीं है तो नालायक सलायक शब्द आते हैं आपके पास। यू डोंट प्रिपेयर फॉर योर डिबेट, दैट इज योर प्रॉब्लम। किसी का आपसे अच्छा झगड़ा नहीं। मुझे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद में फिर वापस आता हूँ। अलीशा से शुरू करूंगा, फिर गुरदीप सप्पल और दीपक कपूर जी के पास जाऊंगा ब्रेक के बाद। तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं चीन की चालबाजियों की। एक बार उत्तराखंड में आकर चला गया है, दूसरी तरफ दौलत बेग ओल्डी जो सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है उसके आगे वो कुछ निर्माण कर रहा है, जिसके सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। क्या चीन की चालबाजियों का सही जवाब दे रहा है भारत? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डिप्लोमेट दीपक वोरा साहब है, एम्बेसडर दीपक वोरा। मेरे साथ
गुरु प्रकाश पासवान है, नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब हैं। मेरे साथ मोहम्मद अली शाह हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और साथ ही साथ फौज में भी रहे हैं। मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरदीप सप्पल साहब हैं और मेरे साथ इस वक्त विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, लेफ्ट के नेता। लेकिन सबसे पहले नितेश व्यास, मेरे एक दर्शक बेगमगंज मध्य प्रदेश से। नितेश, क्या कहेंगे, क्या भारत सही ढंग से टैकल कर रहा है चीन को? जी सर, मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। भारत कहीं ना कहीं अपनी शक्ति को विस्तार दे रहा है, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं चीन और पाकिस्तान जो हैं वो उनकी जुगलबंदी ना कहें, ये कहें मौसेरे भाई हैं और वो कहीं ना कहीं एक साथ मिलकर चीन के साथ, चीन का जो बैक सपोर्ट में रह रहा है। परंतु अगर मानवता के विरोध में कोई भी शक्ति खड़ी होती है तो भारत ने हमेशा उसका जवाब दिया है। हम इतिहास उठाकर देख लें और आने वाले समय में भी उसका जवाब दिया जाएगा। इसके लिए भारत पूर्ण रूप से सक्रिय है और सक्षम भी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नितेश। मैं सीधे चलता हूं सबसे पहले अली शाह जी के पास, मोहम्मद अली शाह जी के पास। अली शाह, आपने पूरे वर्जन सुने, आपने पूरी बातों को सुना। आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि क्या भारत का रिएक्शन ठीक है? और जो इकोनॉमिक हालात, क्राइसिस जो चाइना के अंदर पैदा हो रही है, उनकी फॉर्च्यून 500 कंपनीज जो हैं बैंकरप्ट होती जा रही हैं, इसके अलावा वहाँ पर जो अरबपतियों की सूची है वो लगातार घटती जा रही है चाइना की पॉलिसी के कारण। क्या करना चाहता है चीन? क्या सप्लाई लाइन को डिस्टर्ब करना चाहता है? क्या दुनिया में आर्थिक मंदी लाना चाहता है? देखिए, चीन के एक ऑथर है, जैसे हमारी चाणक्य नीति होती है ना, कौटिल्य हमारी किताब है स्ट्रैटेजी वॉर की, वैसे ही उनकी एक है, सन त्सू ने लिखी है किताब। उसमें लिखा है द एक्यूमेन ऑफ अ मिलिट्री जनरल इज टू विन वॉर विदाउट फाइटिंग, बिना लड़े। वो चैप्टर 2 पैराग्राफ 2 लाइन 4 में ये क्लियरली मेंशन है कि बिना लड़े ही वो जंग जीत जाए, दुश्मन की रेजिस्टेंस तोड़ दे वो। अब चीन वही तो कर रहा है। देखिए, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, दुनिया भर में जो कोरोना मचाया था कोरोना वायरस से, वो के वुहान वायरस, चीन 19 जून पिछले साल 2020 में ऑस्ट्रेलिया के सर्वर के जितने भी वेब अटैक हुआ था, चीन ने किया था। उनके जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मॉरिसन, उनका बड़प्पन था, उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन उनको सबको मालूम है ये किसने किया था, ये अटैक, वेब अटैक। अच्छा, तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, चीन जो है वो एक ऐसा वाहिद मुल्क है जो एक जहाज को भी, नकली जहाज भी तैयार कर देगा ताकि सैटेलाइट इमेजरी से लगे अरे हाँ भाई चीन के पास जहाज है, सबमरीन है, ये सब है। ठीक है, अब बायोलॉजिकल वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, हर तरीके का वॉरफेयर चीन रच रहा है। अब 1979 में क्या हुआ था, चीन ने नजर उठा के देखा था वियतनाम की तरफ, और जो वियतनाम उसके चाइना उस टाइम पे चाइनीज वाइस प्रीमियर थे, वो अमेरिका को रिपेल करके एक कम्युनिस्ट कंट्री को स्थापित किया हो ची मिन ने। अली कंक्लूड करिए प्लीज, मुझे गुरदीप भाई के पास जाना और गुरु प्रकाश जी के पास। विवेक जी रुक जाइए ना, आप लगातार बोलते रहते हैं। Why don't you talk of the Vietnam War? के बारे में 20 पॉइंट गिनवा दूंगा और ये मेरा दावा है, आप लिख के ले लीजिए। But then ultimately the Americans were repelled. Americans intruders थे, Americans intruders थे सर, ये बात तो एक्नॉलेज करिए। कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा भाई, मेरी बात को कोई काट ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो कंटेंट है, जो रिसर्च। और आप मुझे बताइए ऑस्ट्रेलिया और जापान की डिफेंस स्टैंडिंग क्या है? अच्छा, एक मिनट, मैं दोनों को रोक रहा हूँ, विवेक को भी रोक रहा हूँ, अली शाह को भी रोक रहा हूँ, क्योंकि मुझे महत्वपूर्ण बात के लिए गुरदीप सप्पल जी के पास जाना है। गुरदीप सप्पल जी, आपने सबके जवाब सुने, आपको क्या लगता है? मोटे तौर पर सभी का यह कहना है कि भारत की जो स्ट्रैटेजी चाइना के खिलाफ है वो ठीक है, और चाइना जिस तरह की हरकतें कर रहा है उससे दुनिया भर में मंदी का खतरा है। भारत के अंदर भी जबरदस्त मंदी का खतरा है, अगर वहां का जो रियल एस्टेट सेक्टर है अगर वो डूब जाता है तो। आप इस चैलेंज को कैसे देखते हैं? दीपक जी, गालिब का एक शेर है, रगों में दौड़ने के हम नहीं कायल, जब आंख से न टपके तो लहू क्या है। सारे के सारे इतने लोग आपके शो पे हैं, मैं बिल्कुल मानता हूं कि सबके सब देशभक्त हैं। वो केवल इन बातों का जवाब आपके दर्शकों को दे दें कि 12 राउंड की बातचीत हो चुकी है, इसके बाद भी अभी हॉट स्प्रिंग में PP-15, डेमचौक और डेप्संग से चीनी वापस नहीं जा रहे हैं, वो कब जाएंगे। दूसरी बात, पिछले 7 साल के अंदर कई बार चीन की परमाणु पनडुब्बी भारत के एरिया में आई और घूम के चली गई, वो क्यों हो रहा है। तीसरी बात कि जो पिछले 1 साल में ऐप बैन करने के बाद भारत और चीन का व्यापार
68% बढ़ गया, यानी 5 गुना बढ़ गया। वो क्यों बढ़ा? सरकार ने ऐसा क्यों किया? चीन के साथ इतनी ज्यादा रिश्ते क्यों बढ़ाए, जबकि चीन हर कुछ महीने में बार बार भारत के अंदर सीमा में घुसकर कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहा है? और चौथी बात, प्रधानमंत्री मोदी ने ये क्यों बोला था कि कोई आया नहीं कोई गया नहीं, और उसके बाद 12 राउंड की बातचीत हो गई है जो आए हुए हैं उनको वापस भेजने के लिए? ये 4 सवाल हैं जो किसी भी देशभक्त को पूछना चाहिए सरकार से, और अगर वो नहीं पूछता है तो उसकी देशभक्ति पाखंड है, उसकी देशभक्ति असली देशभक्ति नहीं है। एम्बेसडर दीपक वोरा जी जवाब देना चाहते हैं। दीपक वोरा जी बताइए। चीन की आर्थिक स्थिति की, दीपक जी, चीन कमजोर होगा तो सही समय दबोचिए। ठीक है, मैं आऊंगा गुरदीप जी, इस पॉइंट पर भी आऊंगा, लेकिन दीपक वोरा जी और फिर गुरु प्रकाश पासवान। दीपक जी, एम्बेसडर वोरा प्लीज बताइए। जी, मैं सबसे पहले तो जो हमारे लेफ्ट के प्रवक्ता हैं, मैं उनसे विनम्रता से क्षमा चाहता हूं। सर, आपने पर्सनल अटैक किया था, हमारी ट्रेनिंग नहीं है, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। डिप्लोमेसी में हम पर्सनल अटैक नहीं करते हैं। दूसरी चीज सर, 1962 का बहुत से लोगों ने जिक्र किया है। मेरे परिवार के लिए वो एक ट्रॉमा था सर। मैं अनाथ हुआ था 62 में। वो 1st सिख रेजिमेंट को कमांड कर रहे थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया और गोली मार दी गई। और सर, जब तक भारत के पास जनरल बख्शी, जनरल सेना और मेजर मोहम्मद अली शाह जैसे सिपाही हैं, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। अब सर, आपने जिक्र किया था क्वाड का, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को खुला रखेगा। सर, अगर आप दुनिया का नक्शा देखेंगे, नॉर्थ अटलांटिक को भूल जाइए जहां पर नेटो है। उसके अलावा सर, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन पूरी दुनिया को एक नारे की तरह घूमता है। चाहे आप एशिया लें, अफ्रीका लें, लैटिन अमेरिका लें, यूनाइटेड स्टेट्स लें या यूरोप, तो इट्स लाइक अ बेल्ट अराउंड द वर्ल्ड। इसीलिए उस इलाके को खुला रखना सिर्फ क्वाड ही कर पाएगा, उसका मकसद ही वही है। फाइनली, अगर आप इंटरप्ट ना करें तो कैन यू टॉक ऑफ जापान सर? कैन यू टेल मी? विवेक जी सुन लीजिए ना प्लीज, सुन लीजिए ना, हर किसी के बीच में मत बोलिए, सुन लीजिए। नहीं, थोड़ा आपने ये जिक्र किया था कि चाइनीज इकोनॉमी का क्या हो रहा है। सर, ये 1994 में चाइना में टैक्स रिफॉर्म्स हुए थे, तो जितनी रेवेन्यू स्टेट से आती हैं सारी बीजिंग को जाती हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट्स के पास सिर्फ लैंड रेवेन्यू रह जाती है, इसीलिए लैंड स्पेकुलेशन चाइना में बढ़ती गई। सर, अभी जो लेटेस्ट फिगर्स आए हैं 8 डेटा से, ये परसों आए हैं सर, बहुत ही रिस्पेक्टेबल संस्था है, उन्होंने कहा है कि 52% जो चाइना का जीडीपी है, 52% डेट है सिर्फ लोकल गवर्नमेंट्स का, सेंट्रल गवर्नमेंट की तो हम बात ही नहीं कर रहे। तो ऐसी स्थिति में ये अनसस्टेनेबल डेट हो गया है सर। और ये जो कंपनियां हैं 10, एवरग्रांड तो सबसे बड़ी है, ये टूटने वाले हैं, ये जाने वाली हैं नीचे। इसके साथ पूरी दुनिया में धमाका होगा। किस्सा क्या है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी इतनी लिंक हो चुकी थी चाइना की इकोनॉमी के साथ कि अगर चाइना में को सर्दी लगती है तो पूरी दुनिया को फिर स्नीजिंग शुरू हो जाती है। अब वो हल्के हल्के बदल रहा है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। हमने ऐप्स बैन किए हैं सर, आप नाराज हो गए हमने क्यों बैन किए सर? मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये छोटे जेस्चर्स से ही फिर बड़े बड़े जेस्चर्स आते हैं। हेमिंग ने ये कहा था, वी बिगिन स्लो देन वी मूव फास्ट। सारी दुनिया में अब ये देख लिया है सर किस तरह से हमने मुकाबला किया है चाइना का। अफ्रीका के 3 देशों में मैं वहां के प्रधानमंत्री का विशेष सलाहकार हूं। आपको बता दूं सर, अगर उन्हें चूज करना पड़े बिटवीन इंडिया एंड चाइना, उनकी चॉइस बड़ी क्लियर है इंडिया। आपने सर बाइपोलर वर्ल्ड की बात की, सर एक रूस भी है, एक वेस्टर्न यूरोप का, यूरोपियन यूनियन है सर। ये बाइपोलर वर्ल्ड, सर क्षमा कीजिएगा मुझे, सर क्षमा कीजिए, मुझे कंप्लीट करने, सर मुझे कंप्लीट करने दीजिए। अगर आप खामोश हो जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी सर। विवेक भाई प्लीज, जनरल दीपक, एम्बेसडर दीपक वोरा की आवाज प्लीज। विवेक भाई प्लीज, मुझे कंक्लूड करना है और मुझे जल्दी से गुरु प्रकाश जी के पास भी कंक्लूडिंग कमेंट कीजिए। मुझे अल्टीमेटली कहना है, ये बाइपोलर बिजनेस बहुत पुराना हो चुका है, अब नॉन पोलर या मल्टीपोलर वर्ल्ड है सर, और उसमें भारत की अहम भूमिका है। चाइना में जो अब हो रहा है उसकी इकोनॉमी क्रेटर कर, ये मैं नहीं कह रहा सर, ये IMF की रिपोर्ट्स हैं, ये लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं। और फाइनली जिन्होंने कहा कि 68% हमारा बायलैटरल ट्रेड बढ़ा है चाइना के साथ, सर हाथ जोड़ के एक बार आप फिगर्स फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, सीधे गुरु प्रकाश जी के पास चलता हूं। गुरु प्रकाश जी, एक छोटा जवाब जो गुरदीप सम्पल साहब ने कहा इस पर। गुरदीप भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने म्यूट कर रखा है। देखिए, 2008 से 2014 के बीच में मात्र 150 किलोमीटर की सड़क बने थे। 2008 से 2014 के बीच में कांग्रेस की सरकार में मात्र 150 किलोमीटर बॉर्डर सड़क बने थे। 2014 से बीच में 500 किलोमीटर बने हैं।
जिंदगी भर गालिब यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। मैं बोलना चाहता हूं पिछले 50 वर्षों में जितना काम नहीं हुआ है, पिछले 7 साल में काम हुआ है। मैं बताना चाहता हूं बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आपके समय 2008 से 2014 तक मात्र 6 टनल बने थे। 2014 से 20 के बीच में 20 टनल बनके तैयार हो चुके हैं। और दीपक जी, मैं अपनी आखिरी बात से मैं समाप्त करूंगा। मैं क्षमा मांगना चाहता हूं जनरल बख्शी से, जनरल सिन्हा से, कि उनके लिए आज इस शो पे जिस प्रकार के भद्दे शब्दों का उपयोग किया गया, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी सेना के शौर्य और पराक्रम पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे, क्वेश्चन मार्क रेज करेंगे, तो इस प्रकार के संस्कार आएंगे पब्लिक डिस्कोर्स में। लेकिन इस सब के लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हमारे जो सैनिक हैं, ठीक है, मेरे पास इतना ही वक्त है, मेरे पास इतना ही वक्त है। चलते चलते गुरदीप भाई मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, मेरा वक्त खत्म हो चुका है। पहले मैंने आपको मौका दिया, उसके बाद गुरु प्रकाश जी ने उसका जवाब दिया। हाँ, एक लाइन कहती है कि जो 68% ट्रेड बढ़ा है, वास्तविक फिगर है। शायद वोरा साहब कंफर्म भी कर लेंगे, बहुत सीनियर डिप्लोमेट हैं। मैं बिल्कुल दावे के साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बता रहा हूं कि ऐप बंद किए लेकिन व्यापार, ठीक है, ऐप बंद किया लेकिन व्यापार नहीं। अलका सिंह दिल्ली से मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। अलका, क्या कहेंगी, भारत ठीक चल रहा है इस मामले में? हाँ जी सर, बिल्कुल सर, ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। चलिए अलका जी, आपके इसी कमेंट के साथ कि भारत ठीक चल रहा है, चलते चलते हम ये भी बता दें कि देश की बहस के दर्शक क्या सोचते हैं। क्या न्यू इंडिया की नीति चाइना के एग्रेशन को लेकर ठीक है? हमारे 100% दर्शक मानते हैं, हमारे देश के बहस के दर्शक, ये पब्लिक पोल नहीं है, देश के बहस के दर्शकों का मानना है कि चालबाज चीन के खिलाफ न्यू इंडिया की पॉलिसी सही है। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।